स्ट्रेस एनालिसिस ऑफ ए सॉलिड अंडर जनरल लोडिंग। ठीक है, ये शायद वहाँ पे भी पढ़े होंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में। ठीक है, स्ट्रेस टेंसर जो बनता है मैट्रिक्स, बेसिकली वही बनाना है मेरे को। उसका एनालिसिस करते हैं पहले। हम बॉडी को काटने वाले हैं। ठीक है, अब कैसे काटें? अभी हम काटेंगे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में। ठीक है, मीन्स एक्स, वाई और जेड। तिरछा ऐसे वैसे नहीं काटेंगे। ठीक है, वो भी आएगा। ठीक है, किसी जनरल प्लेन पे क्या स्ट्रेसेस होंगे वो बात का चीज़ है। ठीक है, अभी हम बॉडी को इस तरह से पहले तो कट कर रहे हैं। ठीक है, तो बॉडी को हमने कट कर दिया। अब बॉडी को कट किए हैं तो एक्सिस क्या है मेरा? इधर वाला एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, एक्सिस को ध्यान देना, ये मेरा एक्स एक्सिस और ऊपर वाला जेड एक्सिस। ठीक है, बॉडी को काटने पे इस एरिया में फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? कुछ होगा, हमको क्या पता। हमको नहीं पता ना क्या फोर्सेस का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कुछ लोग को एक बहुत गंदा आदत है। ठीक है, स्ट्रेस बराबर डायरेक्ट लिख देना P/A। है सही है, लेकिन थोड़ा सोच समझ के लगाना पड़ता है। जैसे कोई बार है, ठीक है, इसमें हम लोड लगा रहे हैं P, इसका एरिया A है। ठीक है, P/A लगा दिए, लेकिन तुम खुद ही सोचो कि ये P लोड हम लगाए हैं बार के ऊपर, तो ये सेंटर वाला जो फाइबर है, इसमें बहुत सारे फाइबर्स होंगे। ठीक है, ये जो सेंटर वाला फाइबर है ये ज़्यादा इलोंगेट होगा। ठीक है, एज कंपेयर टू अदर फाइबर्स। तो मतलब स्ट्रेस डिफॉर्मेशन जब यूनिफॉर्म नहीं है तो स्ट्रेस कैसे यूनिफॉर्म हो जाएगा? मतलब यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा। ठीक है, क्योंकि हाँ, लेकिन कुछ दूरी पर जा कर के इसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा। सेंट वेनेंट्स ने ये कहा था। ठीक है, सेंट वेनेंट्स प्रिंसिपल पे वीडियो बना हुआ है मेरा। ठीक है, वो हम डाल देंगे। ठीक, तो बेसिकली हमको P/A तभी लिख सकते हैं जब पूरे क्रॉस सेक्शन में P फोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, एक तरफ इधर एक तरफ इधर, आड़ा टेढ़ा कुछ भी, तब नहीं लिख पाएंगे। वही चीज़ यहाँ पे है कि स्ट्रेस डायरेक्ट नहीं लिख सकते कुछ, तब हम क्या करें? अब मेरे को जाना पड़ेगा छोटे सेगमेंट के ऊपर। ठीक है, छोटे से सेगमेंट के ऊपर हम जाएंगे। ठीक है, ये जो बड़ा सा सर्कल दिख रहा है इसको हम श्रिंक कर करके एक छोटा सा सर्कल जो कि एक पॉइंट के बराबर होगा, वहाँ पर ऑलमोस्ट फोर्स कांस्टेंट होगा, ऑलमोस्ट। ठीक है, यह मान रहे हैं डेल्टा F। ये जो छोटा सा एरिया है ये डेल्टा A है। ठीक है, अब इस छोटे से फोर्स और छोटे से एरिया के रेशियो को में जब हम लिमिट लगा दिए डेल्टा A टेंडिंग्स टू 0, ये जो क्वांटिटी है इसको कहते हैं ट्रैक्शन वेक्टर। ठीक है,
तो ट्रैक्शन वेक्टर क्या कह रहा है कि एक पॉइंट के ऊपर बात कर रहा है। जब एरिया इतना छोटा ही है तो ऑलमोस्ट एक पॉइंट है ना, ठीक है। अब सुनना कि जो ट्रैक्शन वेक्टर है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ट्रैक्शन एक पॉइंट मेरा फिक्स है। पहली बात तो अगर कोई बॉडी है, ठीक है, जैसे यही बॉडी था, ठीक है, इसमें अलग अलग पॉइंट हुआ, ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फोर्स आएगा, अलग अलग फोर्स आएगा तो अलग अलग लिमिट ये आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो ट्रैक्शन है इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, टी के नीचे डालते हैं हम लोग टिल्डा, टी टिल्डा। वेक्टर को हमेशा ऐसे डिनोट करते हैं, कोई भी वेक्टर वी है उसके नीचे टिल्डा। टेंसर को कैसे डिनोट करते हैं, जो स्ट्रेस टेंसर है या जो भी है सेकंड ऑर्डर के टेंसर, उसके नीचे टू टिल्डा, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट x, ये पॉइंट y, ये पॉइंट z, 3 पॉइंट है, तीनों पे ट्रैक्शन अलग अलग होगा। एक सिंगल पॉइंट पे भी ट्रैक्शन अलग अलग होगा। कैसे अलग होगा, ये जो फोर्सेस आ रहे हैं ये कैसे, कौन इंड्यूस, इसको कौन जनरेट कौन कर रहा है, ऊपर वाला बॉडी, ठीक है, ऊपर वाला बॉडी इसको खींच रहा है, ठीक है। तो इस छोटे से एरिया पे ये जो फोर्स है, सबसे पहले तो इसका एरिया वेक्टर कैसे डिफाइन होता है, उसके नॉर्मल से, ठीक है। अगर जो मेरा फोर्स है वो एकदम नॉर्मल के डायरेक्शन में है तब तो ठीक है, लेकिन फोर्स और नॉर्मल के बीच में अगर कोई इंक्लिनेशन है, ठीक है, तब हमको वहाँ पे रिजॉल्व करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। तो जो मेरा ट्रैक्शन वेक्टर है वो दो चीज़ पे डिपेंड करता है, एक्स यानी पॉइंट के ऊपर, और सेम पॉइंट के ऊपर हो सकता है कि नॉर्मल अलग हो, ये नॉर्मल हो, ये नॉर्मल हो, ये n1 है, ये n2 है, सेम पॉइंट पे अलग अलग नॉर्मल पे भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। इसका यूनिट वही होगा जो प्रेशर का यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग के शुरुआत, हमने इसे कैसे काटा, आर ही लिया और ऐसे ऐसे करके ऐसे काटा है, ठीक है। तो सोचने वाला बात है कि ये मेरा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। इसमें फोर्स, नेट फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा था, नॉर्मल कुछ ये, ठीक है, नॉर्मल कुछ नॉर्मल जेड कह रहा हूँ, ठीक है। इस फोर्स का जेड के अलोंग कंपोनेंट हो जाएगा डेल्टा एफ जेड, ठीक है। वाई और एक्स के अलोंग कंपोनेंट हो जाएगा डेल्टा एफ वाई और डेल्टा एफ एक्स, ठीक है। तो ये जो फोर्स है जो नॉर्मल वेक्टर के अलोंग लगता है, इसको कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, जिसको कि डिनोट करने हैं सिग्मा से। और जो प्लेन में लगता है उसको कहते हैं शियर फोर्स, ठीक है, जिसका डिनोट हम लोग टाउ से करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ और है, ठीक है। अभी तो हमने ऐसे काटा है, फिर ऐसे काटेंगे, फिर ऐसे काटेंगे, मतलब नहीं समझ में आया होगा, ऐसे काटेंगे, फिर एक प्लेन ये भी तो काटेंगे, ठीक है, और एक प्लेन और काटेंगे, ठीक है। मतलब 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में इसको काटेंगे, ठीक है। अभी हम ऐसे काटें तो ये एक्स वाई प्लेन, ठीक है, फिर वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन अपने आप आएगा, ठीक है। अभी जो कहानी चल रहा है वो किस प्लेन का चल रहा है, एक्स वाई प्लेन का। तो ये कैसे पता चलेगा ये सिग्मा एक्स वाई प्लेन का है, ठीक है। तो सिग्मा और टाउ को हम लोग, स्ट्रेस को हम लोग
इस तरह से लिखते हैं आई कोमा जे, ठीक है। अच्छा, तो इस फोर्स को हम 3 डायरेक्शन में रिजॉल्व तो कर चुके हैं, इससे एक सिग्मा और 2 टाउ आया। पर अभी मेरे पास क्या है कि डायरेक्शन क्या है सिग्मा का, इस प्लेन को ये कैसे बताएगा, क्योंकि हमको 2 चीज़ यहाँ पे बताना पड़ेगा कि प्लेन कौन सा है, डायरेक्शन क्या लग रहा है स्ट्रेस का, ठीक है। क्योंकि 2 डिग्री का टेंसर है ना, टेंसर में प्लेन प्लस उसका डायरेक्शन जिसमें वो लग रहा है, ठीक है। तो इसमें ये आई और जे क्या बता रहा है, ठीक है। आई बताता है कि जे मेरा डायरेक्शन को बताता है और आई बताता है प्लेन को। सिग्मा, अच्छा प्लेन कैसे लिखेंगे, तो सिग्मा, पहली बात तो डायरेक्शन सबका लिखना पड़ेगा, सिग्मा जेड, टाउ, टाउ दो जगह लग रहा है, वाई के कारण टाउ वाई, और सॉरी एक्स के कारण टाउ एक्स और टाउ वाई। सेकेंड लेटर क्या आएगा, ठीक है। देखो ये प्लेन है एक्स वाई प्लेन, ठीक है। एक्स वाई प्लेन को हम लोग इसके नॉर्मल से भी जाना जाता है, तो एक्स वाई प्लेन इज ऑल्सो कॉल्ड जेड प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे सिग्मा जेड जेड, टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई। ये कहानी था जब हम उसको एक्स वाई प्लेन में कट किए। अब एक बार वाई जेड प्लेन में कट करेंगे, ठीक है, तो सेम कहानी, ठीक है। फिर एक बार जैसे ये 3 प्लेन में हम स्ट्रेस एनालिसिस करेंगे, तो हमने अभी किस में किया, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। फिर उसके बाद इस प्लेन में एक बार करेंगे, फिर इस प्लेन में। तो अब अलग अलग काट काट के थोड़ी दिखाएं। अब जो जनरल मेरा 9 स्ट्रेस टेंसर बन जाएगा, हर प्लेन में 3-3, इसमें 3 आया, इसमें 3 आया, इसमें 3 आया, ठीक है। तो अब स्ट्रेस टेंसर क्लियर है, तो स्ट्रेस टेंसर का मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेस टेंसर का मैट्रिक्स जब भी बोले बनाने, यहाँ लिखो x, यहाँ लिखो y, यहाँ लिखो z, यहाँ लिखो कॉलम में x y z, एक बार रो में, एक बार कॉलम में, ठीक है। अब क्या करते जाओ, इनका मल्टीप्लाई, 1 सिग्मा 2 टाउ, ठीक है। हर प्लेन में 1 सिग्मा 2 टाउ। सबसे पहली बात तो सिग्मा को पहले लिख दो, और डायगोनल एलिमेंट सिग्मा से आएंगे, ठीक है। सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, ये पढ़े होंगे पहले भी, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम बर्बादी नहीं करना है। टाउ एक्स जेड, टाउ वाई एक्स, टाउ वाई जेड, टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस का मतलब समझ में आता है क्या, या उसको एक और भाषा में कहते हैं इक्वालिटी ऑफ शियर, ठीक है। उसको प्रूव करना है, करेंगे बाद में, करेंगे 3D में प्रूव करेंगे। बेसिकली ये जो मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अभी याद रखो, ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। कैसे होगा वो बताएंगे बाद में, ठीक है। और हम 3D के लिए डिराइव करेंगे, 2D में डिराइव क्यों करें जब सब चीज़ 3D में ही पढ़ना है। तो